हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा कल लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें क्या बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में कराऊंगा। तो आज डेरिवेशन भी कराऊंगा, काफी लंबा वीडियो होगा और इसमें काफी चीजें क्लियर कराएंगे। सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति या आवेशित चालक की गति, इस तरीके से हम डेरिवेशन है गति की व्याख्या, या कभी कभी आवेशित कण पर लगने वाले त्रिज्या। यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित करो, इस तरीके से आएगा। या उसकी गतिज ऊर्जा निकालिए इस तरीके से, या आवर्तकाल निकालिए या आवृत्ति निकालिए, इस तरीके से डेरिवेशन आता है। और इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा 100%। आपको पेपर में आज के जो डेरिवेशन कराऊंगा इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा। चलिए, तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूं, तब आपका पूरा डेरिवेशन करूंगा। माना जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी, देखिएगा मैं आपको नॉर्मली सिखाता हूं। यहां पर जैसे कि ये मेरे पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह से मैंने ये दर्शाया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को मैंने इस तरह से दर्शा दिया है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब सीधी सीधी बात है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई मान लीजिए कोई भी आवेशित कण है, जैसे कि कोई आवेशित कण है लाइक दिस, और ये इसमें क्या करे, गति करे। एम द्रव्यमान का है और इस पर आवेश क्यू है और ये v वेग से गति कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पर क्या लगेगा, एक चुंबकीय बल। चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो यही चुंबकीय बल इस क्षेत्र में, जैसे कि कोई यहां पर इस तरह से कोई आवेशित कण इस पर गति कर रहा है, ठीक है, v वेग से, तो ये सीधा ना जाके ऐसा हो जाएगा, इसका पथ चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर इसका जो पथ है वो कैसा हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा। एक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर ये गति करने लगेगा, इस तरीके से गति करेगा, लगातार ये मूव करेगा लेकिन वृत्तीय पथ पर गति करेगा। बात समझ रहे हो? तो इस पर यहां पर जो बल लगेगा इसकी दिशा नीचे की ओर होगी, यहां से होगी तो इसकी इधर होगी, और यहां पहुंचेगा नीचे तो इसकी दिशा इधर होगी, और यहां पर पहुंचेगा तो यहां होगी। इस तरह से इस पर बल कार्य करेगा, एक चुंबकीय बल कार्य करेगा जो कि इसको घुमा देगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, और जो इसके जो पथ है उसको वृत्ताकार कर देगा। समझ में आई बात? चलिएगा, तो यहां पर इस पथ की यदि हम त्रिज्या निकालें तो माना कि कोई एम द्रव्यमान का, माना कोई एम द्रव्यमान का कोई कण है, कोई आवेशित कण, आवेशित कण v वेग से गति करे, v वेग से गति करे, तब उस पर लगने वाला बल और इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, क्यू वी वी साइन थीटा होता है फॉर्मूला। लेकिन जब हम लंबवत प्रवेश करा रहे हैं तो साइन 90 हो जाएगा, तो फॉर्मूला एफ बराबर इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है कि जब ये जो कण है वृत्तीय गति करेगा, ऐसे वृत्तीय गति करेगा तो इस पर एक अभिकेंद्र बल भी लगेगा। जब कोई कोई भी कण ऐसे गति करने लगे, वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल भी लगता है। तो उसका मान कितना हो जाएगा, अभिकेंद्र बल। तो इस जो कण है यदि ये गति करेगा तो उसको उस पर क्या लगेगा, एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा, जिसका मान क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। वो कोई भी अभिकेंद्र बल क्या होता है, उस मान लीजिए एम द्रव्यमान का कोई कण है तो उस द्रव्यमान तथा उसके वेग के स्क्वायर के, तथा कितने इसकी पथ की त्रिज्या कितनी, यानी कि एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो हमने मान लिया इसकी त्रिज्या आर है, तो उस पथ की त्रिज्या कितनी है, तो ये बल होगा इसका अभिकेंद्र बल। क्योंकि ये आपका क्या है, चुंबकीय बल है, ये अभिकेंद्र बल है। चुंबकीय बल के कारण ही ये गति करेगा तो उस पर उसी के कारण अभिकेंद्र बल लगेगा, तो ये दोनों बल बराबर होंगे। वैसे भी पता है कई भैया बल हैं तो दोनों बल आपस में बराबर होंगे, तो ये चुंबकीय बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो जाएगी, इस तरह से समीकरण ये 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखेंगे, समीकरण 1 व
समीकरण 2 को बराबर रख देंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा देखिएगा। ये वाला मान यहां पर रख दीजिए एम वी स्क्वेयर, या आप ऐसा करिए ये वाला मान यहां पर रख दिए तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम यहां पर कर रहे थे। ठीक है, ये यहां पर लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये वाला जो मान है हम यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू वी वी, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। आर इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन क्यू वी वी, ऐसे हो जाएगा। अब देखिएगा इस वी से ये स्क्वेयर कट जाएगा तो बायोलॉजी वाले समझ रहे हो एम वी अपॉन क्यू वी, ये निकल आया, यही है त्रिज्या का फॉर्मूला। तो ये आर बराबर क्या निकल आया एम वी अपॉन क्यू वी। इस तरह से प्रश्न आता है और कई बार लगातार आया, पिछली बार भी ये आया था प्रश्न। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट्सों में समझा दे रहा हूं आपको, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और नोट्स में आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा शाम तक। देखिएगा यहाँ पर थ्योरी में क्या लिखा है मैंने, देखिए तो चुंबकीय यानी इसी बल, यानी हमने बताया जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, बताई थी बात, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। इसी बल के द्वारा आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है, यानी के कारण आवेशित कण कैसे गति करने लगेगा, चुंबकीय वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा, वृत्तीय पथ पर गति करेगा। जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा, नहीं यही चुंबकीय बल आवेशित कण को वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, क्योंकि यदि घूमता है कोई चीज तो उसके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, यानी गोल गोल घूमेगा तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए। तो ये कौन दे रहा है, चुंबकीय बल। तो माना मैंने क्या बताई थी, माना कि कूलाम आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से गति करता है या v वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, क्यू वी वी साइन थीटा आना चाहिए। थीटा की जगह लंबवत बोला 90 और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए क्यू वी वी आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया। माना वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r है, तब आवश्यक अवकेंद्र बल कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी कि ये वाला समीकरण यहाँ पर रख दिया, क्यू वी वी, v से v कट गया तो ये कितना आ जाएगा, आपको मैंने अभी अभी कराया था, v से v कट गया, r इधर पहुंच जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका क्यू वी, और यहाँ पे बचेगा एम वी अपॉन आर। आर इधर चला जाएगा, क्यू वी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये समीकरण मैंने 3 मान लिया। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि माना कण की गतिज ऊर्जा k है, तब आपको पता है, देखिएगा आपको मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे समझाऊं। ठीक है, ये देखिएगा अभी अभी मैंने क्या सिखाया, ये दोनों चीज निकल आई आपकी। अब मैं मान के चल रहा हूं यहां से, देखिएगा माना कण की गतिज ऊर्जा k है, माना कण की गतिज ऊर्जा k है, तो k बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। एम क्या है, कण का द्रव्यमान है, वी आपको वेग उसमें है ही है। चलिएगा यहां से यदि v का मान निकालूं तो 2 इधर पहुंच जाएगा, तो 2k बराबर एम वी स्क्वायर। v का मान निकालूंगा मैं v स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2k अपॉन m हो जाएगा, और यहां से v का मान निकालूंगा तो अंडर रूट 2k अपॉन m हो जाएगा, या मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 2k अपॉन अंडर रूट m लिख सकता हूं। लिख सकता नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये v का मान समीकरण, इसको मैंने समीकरण 3 माना है, तो v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर v का मान समीकरण 3 में रखूंगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा m अपॉन क्यू वी है इंटू ये वाला जो v है, देखिएगा ये वाला v, तो यहाँ पे v का मान ये वाला रख जाएगा, कितना रख जाएगा आपका, ये रख जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन अंडर रूट m, ये रख जाएगा। अब आप लोग जानते हो ये वाला m है, जैसे कि 3 होता है तो ये 3 है, या फिर आपको मैं बता दूं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करते हैं तो 3 आ जाता है। ऐसे ही अंडर रूट x गुणा अंडर रूट x करूंगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये m दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा, r बराबर इसकी जगह पर मैं लिखूंगा अंडर रूट m,
देखिएगा अंडर रूट एम गुणा अंडर रूट एम, तो अंडर रूट एम की गुणा अंडर रूट एम में करूंगा तो एम आ जाएगा कि नहीं आएगा, बायोलॉजी वाले स्पेशली ध्यान दो, अंडर रूट एम गुणा अंडर रूट एम बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये एम की जगह पर अंडर रूट गुणा ए लिख दिया गुणा, और ये 2k है अपॉन यहाँ पर आपका क्यू बी इंटू अंडर रूट एम आ गया। अब यहाँ से देखिएगा इस अंडर रूट एम से ये अंडर रूट एम कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो आर बराबर आपका आ जाएगा, ये भी अंडर रूट में ये भी अंडर रूट में, डायरेक्ट लिख दूंगा अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी, ये मान निकल कर आ गया आपका। इसको समीकरण 4 कह दीजिएगा, ये समीकरण 4 कह दी, तो आर का मान कितना निकल आया, इतना निकल कर आपका आ गया है। ठीक है, चलिएगा यहां तक समझ में आई बात, नहीं आई, ये आपको समझ में आ गई होगी। यदि मैं यहाँ से और भी कुछ निकालूं, ठीक है, वैसे और कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से देखिएगा हमने क्या निकाल रखा है, नोट्स में एक बार चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से v का मान निकाला हमने, ये आया था, यहाँ पर समीकरण 3 में रखा, तो अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी, ये समीकरण 4 हमारी यहाँ तक आ गई है, समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ, देखिएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये अभी अभी हमारा आया है, यहाँ तक तो आ गया, आपका समझ में आ गया अच्छे से। यहाँ से बाद में अब मैं मान के चल रहा हूँ, माना यदि कण को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, तो यानी कि V वोल्ट से उसको त्वरित किया जाए, तो K बराबर क्या हो जाएगा, QV। ठीक है, V Q क्या है, कण पर Q, जहां Q क्या है, कण पर आवेश की मात्रा, यानी आवेशित कण है तो उस पर आवेश कितना है, आवेश की मात्रा हो गई, और उसको V वोल्ट, V क्या है, विभवांतर, विभवांतर यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम अधिक अलग से विभवांतर दे दें तो वो गति करने लगेगा, यानी उसमें ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही यदि हम उसको करेंगे तो उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, के बराबर क्यू बी, तो के का मान यहाँ पर हम क्यू बी रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा अंडर रूट 2m के था, और यहाँ पर हम कितना रख देंगे, क्यू की जगह, के की जगह, सॉरी के की जगह पर अंदर, इस के की जगह पर हम, इस के की जगह पर यहाँ पे देखिएगा ये के का मान क्यू बी हो जाएगा, तो ये हम रख देंगे इंटू क्यू वी, कैपिटल वी, अपॉन अपॉन नीचे क्यू, क्यू बी आएगा। ओके, चलिएगा अब इससे क्यू से ये वाला क्यू कट जाएगा, इस वाले क्यू से ये वाला, क्योंकि नीचे वाले को हम ऊपर वाले को क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट 2m इंटू अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट वी, ऐसे बोल सकते हैं, अपॉन नीचे क्यू है तो इसको अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू, यानी कि क्यू बराबर में लिख सकता हूँ अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, देखिएगा ये 2m अंडर रूट में आ गया, ये 2m अंडर रूट में आ गया, क्यू भी अंडर रूट में, अलग अलग अंडर रूट कर दिया मैंने ताकि मैं नीचे से इसको काट सकूं, इंटू ये कैपिटल भी है, तो एक मेरा यहाँ से ये कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2mv अपॉन, ठीक है, अंडर रूट क्यू बी, या मैं इसको लिखूं 1 अपॉन बी बाहर लिख दूंगा, अंडर रूट में 2mv अपॉन क्यू, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा, नोट्सों में देख लो, क्योंकि बहरहाल आपको नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे, तो नोट्स में यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यदि यहाँ पे के बराबर क्यू बी हो गया, आर बराबर समीकरण 4 में रख देंगे क्यू बी। ठीक है, तो ये के की जगह पे ये मैंने मान रख दिया, यहाँ पे देखिएगा ये के की जगह पे मान रख दिया, ये आ गया। ठीक है, ये अंदर नीचे वाला क्यू है तो ये वाला क्यू अंडर रूट क्यू इंटू अंडर रूट क्यू कर दिया, ये 1 अपॉन बी मैंने बाहर ले लिया, तो एक अंडर रूट के अंदर ये वाला जब हम लिखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी ऐसे बाहर आ जाएगा, बड़ा अंडर रूट ले लेंगे, तो ये 2m क्यू वी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्यू इंटू क्यू आ जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला निकल आएगा आर का।
ये फॉर्मूला निकल आया। अब यहां से देखिएगा, यहां से कुछ और चीजें करेंगे हम, जैसे कि माना कण का आवर्तकाल। जैसे नॉर्मली आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, यही होता है। तो यहां से समय का यदि मैं फॉर्मूला बनाऊं तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे चाल, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ओके, तो ये जो समय है इसी को यानी कण का आवर्तकाल, क्योंकि कण ऐसे आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर इस तरीके से गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो एक चक्कर को लगाने में जितना समय लगेगा उसको हम आवर्तकाल बोलेंगे। तो कण को एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको कण का आवर्तकाल बोलेंगे। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, क्योंकि चाल बराबर क्या, समय बराबर क्या है, दूरी बट्टे समय, तो आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल क्या है कि एक चक्कर में जितना समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहेंगे। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा दूरी बट्टे चाल थी, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बट्टे कण की चाल, कण की चाल। अब देखिएगा टी बराबर, आवर्तकाल को मैं टी से प्रदर्शित कर रहा हूं, टी बराबर कण कितना चलेगा भाई, तो वृत्ताकार पथ पर चल रहा है कण, ध्यान से समझिएगा, वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी आर है, तो वृत्ताकार पथ की परिधि निकाल देंगे तो उसकी दूरी निकल जाएगी, तो 2 पाई आर, ये दूरी कितनी होगी, इसकी परिधि के बराबर, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो ये परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। वी कण की जो चाल है वो वी है, ये आ जाएगा। आर का आपके पास फॉर्मूला है, क्या था, सबसे पहला फॉर्मूला आर बराबर क्या निकला था, सबसे पहले जो आर बराबर निकला था एम बी अपॉन क्यू वी, एम बी अपॉन क्यू वी, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर का हम यहाँ पर देखिएगा, ये 2 पाई अपॉन वी है वेग वाली, और आर की जगह पर एम बी अपॉन क्यू वी ये रख दिया जाएगा। तो इस v से ये वाला v कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू वी, ये निकल आएगा 2 पाई m अपॉन क्यू वी, समीकरण नंबर 5 ये आ जाएगा। अब आवृत्ति निकालें, कण की आवृत्ति जब निकाली जाएगी, कण की आवृत्ति, आवृत्ति बराबर देखिएगा, आवृत्ति बराबर n, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है 1 बट्टे आवर्तकाल, 1 बट्टे आवर्तकाल, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि n बराबर 1 बट्टे टी, यानी कि एक सेकंड में कण कितने चक्कर लगाएगा उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति बराबर 1 अपॉन आवर्तकाल, तो ये आ जाएगा। अब भैया देखिएगा ये 1 अपॉन टी का फॉर्मूला क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है 2 पाई m अपॉन क्यू वी, ये v ऊपर चला जाएगा तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, क्यू वी अपॉन 2 पाई m, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आवर्तकाल का फॉर्मूला ये बन गया। ओके, चलिएगा अब यहां से आपको देखिए दोनों फॉर्मूले देखो, पांचवा समीकरण देखो, t बराबर 2 पाई m अपॉन क्यू वी आ रहा है, और यहाँ पर क्यू वी अपॉन 2 पाई m, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। क्या इसमें आर आया, नहीं आया, इसमें आर आया, नहीं आया। तो आवर्तकाल और आवृत्ति दूरी यानी कि उसकी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मतलब क्या है, देखिएगा समीकरण 5 और समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि कण का आवर्तकाल अथवा आवृत्ति कण की चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। ना तो इसमें v आया, इसमें v आया या कहीं पर इस वाले फॉर्मूले में v आया, नहीं आया। क्या इसमें r आया, नहीं आया। तो मतलब उसकी चाल पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कण की चाल बढ़ाएं तो इसका पथ की त्रिज्या भी बढ़ेगी। क्या, कण की यदि मैं चाल बढ़ा दूंगा तो उसके पथ की त्रिज्या भी बढ़ेगी, पर आवर्तकाल सेम रहेगा। ठीक है, यदि मैं कहने लगूं, यदि कोई एक ऐसे समझा रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से था, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, पहले इसको मिटा दे रहा हूं, ये देखिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण, ये कोई कण है और ये गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, इस तरह से ये गति कर रहा है कण, और ये लगातार इस तरह से गति करे। ठीक है, ये गति करे लगातार।
तो इसका मतलब अब इसका वेग बढ़ा दें, वेग बढ़ जाएगा तो इसकी त्रिज्या अपने आप बढ़ जाएगी, वेग बढ़ जाएगा त्रिज्या, यानी कि एक चक्कर लगाने में ये मान लीजिए 5 सेकंड का समय ले रहा है, तो अब इसका वेग बढ़ा दूंगा तब भी 5 सेकंड ही लेगा, तब भी 5 सेकंड, वेग बढ़ा देंगे फिर भी 5 सेकंड लेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसका वेग बढ़ेगा तो ये अपने आप के आकार को बड़ा कर लेगा, यानी पथ की त्रिज्या को बड़ा कर लेगा, लेकिन समय फिर भी 5 सेकंड लेगा। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि ये जो है उसकी यानी कि कण की चाल पर, यानी आवर्तकाल कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है। तो कण की चाल बढ़ेगी तो इसके पथ की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी, इससे इसका चक्कर लगाने में समय वही रहेगा, यानी आवर्तकाल सेम रहेगा। तीव्र वेग से चलने वाला कण बड़ी त्रिज्या के पथ पर गति करता है, कम वेग से चलने वाला कण छोटी त्रिज्या के पथ पर गति करता है। मान लीजिए इसका वेग कम है तो छोटे पथ पर चलेगा, ज्यादा वेग है तो बड़े पथ पर चलेगा। बात समझ में आ गई आपको? तो इसका हमेशा आवर्तकाल सेम रहेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है। क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यहां से क्वेश्चन बना कि यहां से देखिएगा पहला क्वेश्चन, क्या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का वेग बढ़ाने पर आवर्तकाल होगा। आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन दे दिया ए बढ़ेगा, ऑप्शन दे दिया बी घटेगा, ऑप्शन दे दिया सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन दे दिया डी शून्य हो जाएगा। तो बताओ, यदि क्या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है कोई आवेशित कण और उसके वेग को बढ़ा दें तो क्या आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? उसका आवर्तकाल उसका अपरिवर्तित रहेगा, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेग बढ़ जाएगा तो उसके पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी तो मतलब आवर्तकाल, यानी कि 1 सेकंड में मान लीजिए अभी उसका समझ लीजिए कि उसका वेग कम है, वेग मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इतने पथ यानी इतने बड़ी त्रिज्या एक चक्कर लगाने में मान के चलो कि वो 2 सेकंड ले रहा है या 5 सेकंड ले रहा है। अब ये मान लीजिए उसका वेग बढ़ा देंगे तो वो पथ बड़ा कर लेगा, तो तब भी उसको एक चक्कर लगाने में मान लीजिए 5 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। और जैसे ही उसका वेग कम कर लेंगे, वेग कम कर देंगे, उसका और छोटे पे लगाएगा, नहीं चक्कर लगाने में समय वही रहेगा, ठीक है। चलिएगा अब देखिए, एक वृत्तीय चक्र पूरा करने में कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को पथ की पिच कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? चलिएगा अब आगे चलते हैं, कुछ नई चीज सीखते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको करा दे रहा हूँ, अब सीधे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से, ठीक है। क्या है भाई? पहले बायो सेवर्ट नियम पढ़ते हैं। धारावाही के कारण चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें बायो सेवर्ट नियम, यानी बायो और सेवर्ट ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसी धारावाही चालक AB के अल्पांश के द्वारा किसी बिंदु पर, देखिए मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पर समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं बायो सेवर्ट नियम, बायो सेवर्ट नियम, यानी कि देखिएगा एक कोई चालक है, समझ दीजिए ये कोई चालक है, ठीक है, ये कोई चालक है। अब इसमें मैंने क्या कर दी, एक आई धारा इसमें मैंने प्रवाहित कर दी। जब मैंने इसमें आई धारा प्रवाहित कर दी तो ये क्या बन जाएगा? एक धारावाही चालक बन जाएगा, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और इसका मैंने एक छोटा सा खंड ले लिया, ये छोटा सा मैंने इसका खंड ले लिया, ये कोई मैंने एक इसका छोटा सा खंड ले लिया जिसकी लंबाई है डेल्टा एल, यानी कि ये एक आप इसको छोटा खंड बोल सकते हो या इसको आप लघु
खंड बोल सकते हो, या आप इसको लघु अल्पांश बोल सकते हो। ठीक है, लघु अल्पांश, अल्प अंश भी बोल सकते हो, या नॉर्मली आप इसको अल्पांश भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई कि ये छोटा सा खंड है। ओके, चलिएगा, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। अब इस लघु किसी धारावाही चालक के एक लघु खंड या एक छोटे खंड या एक लघु अल्पांश से आर दूरी पर, लघु अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, लघु अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो-सैवर्ट ने एक नियम दिया था। यह नियम क्या कहता है, इसको बारे में समझिएगा। यह नियम कहता है, देखिएगा, मान लीजिए कि ये वाला इस लघु अल्पांश से आर दूरी पर है, तो यहां से और यहां तक इसके बीच में जो बना कोण है ये थीटा है। बना कोण कितना है, ये थीटा है। तो इन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक छोटे खंड से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक में, यानी कि इस लघु खंड के कारण निकाल रहे हैं, तो इस लघु खंड में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली चीज कि भैया इस लघु खंड से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा, तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस लघु खंड में जितनी धारा बहेगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा। पहली बात, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस लघु खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस लघु खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इस, देखिएगा ध्यान से, इस खंड में जो बहने, इस खंड के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस खंड और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा से बने कोण की जया, कोण की जया, जया को क्या बोल, सॉरी, कोण की जया, जया, जया का मतलब होता है साइन, कोण की जया के अनुक्रमानुपाती होता है। ये दो चीज, ये तीन चीज जया के अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट में इन्होंने क्या बताया कि इस खंड के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस खंड और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार बातें इन्होंने बताई थी। चार बातें क्या बताई थी कि इस धारावाही, ये धारावाही खंड है, मैंने मान लिया C और D, इस धारावाही खंड है ये C और D, इस खंड में देखिएगा ये छोटा सा खंड है ना, इस खंड में धारा बह रही है। अब इस कोई भी मैंने क्या बताई थी, देखिएगा, हमने पहले, आप बेसिक पहुंचो, पहले बेसिक क्या बताया कि कोई चालक है और उसमें यदि धारा बहेगी, किसी भी चालक में यदि धारा बहेगी तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज बताई थी मैंने, चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास कोई धारावाही चालक है, मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक है। ओके, ये धारावाही चालक है और इसका मैंने एक छोटा सा खंड ले लिया, ये जिसकी लंबाई है डेल्टा एल। इस खंड से आर दूरी पर, यानी यहां पर एक बिंदु P है आर दूरी पर, और ये थीटा कोण बना रहा है। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र इस खंड में जितनी धारा बह रही होगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा। इस बिंदु पर, यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इस खंड की लंबाई के, छोटे खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस खंड और इस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जया, कोण की जया का मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। और यह चुंबकीय क्षेत्र इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसी को हम बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। अब इन चारों नियमों को जब मिला देंगे तो डेल्टा बी इजिकल टू, यानी समानुपाती क्या हो जाएगा, नीचे तो सिर्फ आर स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा ऊपर, क्योंकि ये तीन चीज अनुक्रमानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती नीचे आ जाएगा। इस चिन्ह को जब भी हम हटाते हैं तो एक बराबर आएगा, एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो यहाँ पर 4 यानी म्यू 0 अपॉन
4 पाई ये वाला कांस्टेंट यहाँ पर जुड़ता है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये इसका बन जाता है नियम, बायो-सेवर्ट नियम। यही बायो-सेवर्ट नियम होता है। चलो एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी को एक बार पढ़ लेते हैं। अब हमने क्या बताई है, यही चीज बता दी है। देखिएगा क्या बताई है कि किसी धारावाही चालक ए बी, यानी ये ए बी है धारावाही चालक के एक अल्पांश यानी कि एक छोटे खंड लघु अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। यही चीज मैंने बताई थी। किन किन बातों पर? सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ये छोटा सा लघु अवयव है ये वाला, और इस लघु अवयव से आर दूरी पर एक बिंदु पी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश यानी छोटे खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा वी। ये बता दिया मैंने आपको। फिर क्या बताया था, यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा उस बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा से बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर इस तरह से ये खंड था और इस खंड से यहाँ पर बिंदु पी है, मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से बिंदु पी तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये यहाँ पर समीकरण 4 नीचे आ जाएगा। चारों समीकरणों को मिलाएंगे ये आ जाएगा, और इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर ये नियतांक आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर μ0/4 पाई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, और ये μ0 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। देखिएगा μ0 की जो वैल्यू है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर। इसका न्यूटन एम्पियर स्क्वायर ऐसे बोल दीजिए, एम्पियर स्क्वायर या वेबर एम्पियर मीटर, ये इसका मान होता है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? तो इसका मतलब यहाँ से हमको ये चीज भी पता चल गई कि भाई यहाँ से हमको क्या चीज सीखे, μ0 का मान 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 है न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, और इसीलिए μ0/4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर ये होता है। ये इसका मान है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चलिएगा यहाँ से देखिए ये चीज, इसका मान μ0/4 पाई का मान 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर। और μ0 का मात्रक हम बात करें किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स एम्पियर इनवर्स, या μ0 की विमा, केवल μ0 के साथ ε0 की भी विमा आपको याद कर लेनी है, ये पहले चैप्टर में थी। तो ml t-2 a-2 ये हो गया। अब यहाँ से कभी कभी ये रिलेशन पूछ लेता है, कभी कभी क्या रिलेशन पूछ लेता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कभी कभी ये पूछ लेता है, ये देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि μ0 व ε0 में संबंध स्थापित करो, इसमें और इसमें संबंध स्थापित करो। या कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बोल देगा, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता जिसको हम ε0 बोलते हैं, तथा निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता जिसको हम μ0 में संबंध, ये संबंध निकालना है हमको। ठीक है, चलिएगा तो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई कि 1/4 पाई ε0 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 ये होता है। समझ में आ रही है बात? ये होता है। ठीक है, चलिएगा, और इसका मात्रक क्या होता है देखिएगा, एफ बराबर आपका क्या था 1/4 पाई ε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। मात्रक कभी भूल जाओ तो बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक आपको निकालना है। ये दोनों
कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। बात समझ में आई है? ऐसे चलिएगा, ये देखिएगा। अब ये चीज म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की 4 पाई बराबर क्या था? 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये था। ये समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? अब देखिएगा, इससे हमको क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, भाग दे दो। समीकरण 1 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या है? म्यू जीरो अपॉन 4 पाई बराबर, ये क्या है? 9 गुणा 10 की पावर 9, ये क्या है? 10 की पावर -7। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी नीचे वाले में, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? जरा यहाँ पे देखिएगा, 1 गुणा 4 पाई। ठीक है, ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा म्यू जीरो, ये आ जाएगा बराबर। और ये देखिए 10 की पावर -7 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 7, ये नीचे से ऊपर जाएगा। देखिएगा, ये वाली चीज इस वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 4 पाई की गुणा इस पाई में हो जाएगी। अब देखिएगा, 9 गुणा 10 की पावर -9 था, इसमें 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा, तो ये प्लस के 10 की पावर -7 हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो आ जाएगा बराबर। ये कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 16, 9 और 7 16, ये हो जाएगा। अब आप इसको देखिएगा, 9 को कितना लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर गुणा, इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहा है? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखिए, इसको 9 को मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर 16। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं C बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है, इसलिए ये हमने किया है एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो। तो 1/एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C का स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे लिख दोगे, चूंकि C बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8, ये क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल होती है इतने मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा, C आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम C का मान निकालें, तो C का यदि मान निकालेंगे तो 1/अंडर रूट एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिएगा, इसका मतलब यहाँ से देखिए, C का मान निकालेंगे तो ये पूरा अंडर रूट में 1/एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो बराबर, ये हो जाएगा C। अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही रहेगा, पर नीचे अंडर रूट आ जाएगा, तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, ये C का मान हो जाएगा बराबर, ये C हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ से आपका ये C हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल कर आ गया है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना? इस तरीके से ये आपकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी। ठीक है, या कभी कभी इसको उलट देते हैं, इसी समीकरण को यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया 1/एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो बराबर C स्क्वायर। यदि मैं इसको उलट दूं, एप्सिलॉन 0 म्यू जीरो बराबर 1/C स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो घबराना किसी भी चीज से नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक आता है हमारा, नोट्स में देखते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल चुके हैं हम? C स्क्वायर बराबर 1/, ये आ गया। एप्सिलॉन 0 बराबर, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। C बराबर अंडर रूट में इतना सिद्ध कर दिया, और एप्सिलॉन 0 की पावर -1 बराबर C, ये हो गया। अब C की विमा LT-1 और एप्सिलॉन 0 की विमा M-1 L की पावर -3 T की पावर 4 A स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से कुछ नियम जो 10वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इस जो धारावाहिक चालक से जो यहाँ पर हमारा निकला है, ये जो बायो-सैवर्ट के नियम से जो हमने यहाँ पर निकाली है, यहाँ पर इस बिंदु पर, तो इस पर यदि हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो वो किस नियम से? दो नियमों से निकलती है। एक आपका
कौन सा नियम है? एक है आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाकर रखें कि अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, तो हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बात को ऐसे समझो कि भाई मेरे को किस बिंदु पर, देखिएगा ध्यान से समझो कि हमने क्या करना है। देखिए हमको ये निकालना है कि भाई यहाँ पे देखिए, ये इस पर बनाता हूं मैं, ये देखिए मेरा इस वाले बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना और इसमें धारा इस तरह से बह रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ का जो अंगूठा है इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे, दिखाई दे रहा है, यानी कि अंगूठा, सीधे हाथ को अंगूठा है इस तरह से और हाथ की उंगलियां इस तरह से रहेंगी। ठीक है, ये आपका इस तरह से हाथ को आगे कर लेंगे। तो ये जो अंगूठा है ये है आपका अंगूठा, ये है आपका अंगूठा। ठीक है, ये अंगूठा है जो कि धारा की दिशा में रहेगा। ये धारा की दिशा में, धारा ऊपर है, ये धारा की दिशा हो गई। उंगली, ये वाली जो उंगली है हमारी, इस तरह से जो उंगली है ये बिंदु P की ओर, इस बिंदु P की ओर संकेत कर रही है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात है। अब हथेली किस तरफ धक्का देगी? हथेली किधर होगी? अंदर की ओर, इस तरफ अंदर की ओर धक्का देगी हथेली। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, जिसको मैं क्रॉस से प्रदर्शित करूंगा। क्रॉस का मतलब अंदर, और जब भी कभी भी डॉट दिखाया जाए तो इसका मतलब बाहर की ओर, इसका मतलब बाहर की ओर। इसका मतलब यदि तीर है, एरो अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है तो इसकी जो पूंछ होगी तो वहां पर हम क्रॉस दिखाएंगे। और यदि ये एरो इस तरीके से आएगा तो जहां से एरो बाहर निकलेगा वहां पर हम ये डॉट दिखाते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई अच्छे से या नहीं आई? ये सच्चे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये नियम आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये तो ये अब एक और है, एक और नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक चालक में बहने की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यदि हम ऐसे पेच कसते हैं इस तरीके से, देखो ध्यान से मेरी तरफ देखो, ऐसे यदि मैं पेच को कसता हूं तो चुंबक आगे जा रही है। ऐसे देखिएगा, ये इस तरीके से पेच है, पेच, और पेच को घुमाने के लिए अंगूठा इस तरीके से, और इसमें धारा की दिशा आगे की ओर जा रहा है, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरह से होगी। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर ये आपको क्रॉस जो है कागज के भीतर प्रवेश करते हुए, ठीक है, और ये डॉट कागज के बाहर आते हुए तीर की नोक का प्रतीक होता है। बात समझ में आ गई? ये नोक का प्रतीक, ये पीछे पूंछ। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, आगे क्या है, बायो-सेवर्ट नियम तथा कूलाम के नियम की समानता है। कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम था ये F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R²। और ये चुंबकीय क्षेत्र यानी बायो-सेवर्ट का नियम μ0/4 पाई और I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R²। तो धारा अवयव यानी कि अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और वहां पर आवेश या बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर धारा अवयव यानी कि धारावाही चालक का एक छोटा सा खंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वहां पर एक छोटा सा आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोनों नियम यानी कि बायो-सेवर्ट का नियम और कूलम नियम, दोनों नियम है व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पर भी R² आ रहा है, इसमें भी R² आ रहा है। दोनों नियम लघु परास यानी कि लंबी दूरी पर के लिए होते हैं, यानी कि दीर्घ परास यानी लॉन्ग रेंज। दोनों नियम अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करते हैं, यानी कि दोनों नियम अध्यारोपण, और जरूरत से ज्यादा दूरी पर ये दोनों ही नियम काम नहीं करते। दोनों में असमानताएं हैं। धारा अवयव यानी लघु अवयव सदिश होता है जबकि आवेश आपका अदिश होता है। चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश
तथा प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण पर निर्भर करता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र कोण पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने क्या बताया था, ये जो नियम है इस तरीके से कोण पर निर्भर करता था। यहाँ पर जो कोण बन रहा है उस कोण पर निर्भर करता था, यानी साइन थीटा उसमें आ रहा था। लेकिन इसमें कोई भी कूलाम के नियम में कोई नहीं आता है कोण। अल्पांश यानी कि धारा अवयव के अनुदेश थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180 अंश पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि उसमें साइन थीटा आता है और साइन थीटा 0 होने पर साइन 0 का मान 0 होता है, तो वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब वैद्युत क्षेत्र ऐसे किसी कोण पर निर्भर ही नहीं करता है। भाई वैद्युत क्षेत्र तो किसी कोण पर निर्भर नहीं करता है, तो वो शून्य नहीं होगा, लेकिन ये शून्य हो सकता है जब थीटा का मान 0 या 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये धारा अवयव हम बोल रहे हैं, ये क्या है, ये वही था कि छोटा सा जो खंड था उसके छोटे से लघु अवयव में जो धारा बहते हैं, तो इसको धारा अवयव, यानी किसी धारावाही चालक तार के किसी अल्पांश की लंबाई तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल को धारा अवयव कहते हैं। ठीक है, धारा अवयव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धारा प्रवाह की दिशा में होती है। धारा अवयव बराबर, यानी धारा अवयव निकालेंगे तो I इंटू डेल्टा L बोलेंगे, तो यही है धारा अवयव। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई, तो धारा अवयव है। चलिए अब आता है ये आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको कराएंगे कल। परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, काफी बड़ा डेरिवेशन है, एकदम बढ़िया तरह से ललन टॉप तरीके से कराऊंगा मैं इस डेरिवेशन को, और हो सकता है कि इस डेरिवेशन को मैं आपको बोर्ड पर कराऊं, इसमें ये सारी चीजों को मैं खत्म करा दूंगा कल। यहाँ तक ये हो सकता है कि ये कल यहाँ तक मैं पूरा करा दूं, एक और दो डेरिवेशन कल कराऊं मैं आपका, क्योंकि अब मैं बड़ी वीडियो बनाया करूंगा जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा मैं कोर्स खत्म करने का प्रयास करूंगा। जल्दी मुझे दिसंबर से पहले यानी कि नवंबर दिसंबर में पूरा फिजिक्स कंप्लीट करानी है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना, ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे आज। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।